हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हिस्टामिन और उसके रिसेप्टर्स के बारे में समझा और पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे H1 रिसेप्टर के ब्लॉकर्स के बारे में, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जो H2 होता है, H2 को यहाँ नहीं करेंगे, जब तुम्हारा GIT का यूनिट आएगा तो वहाँ पे उसको अलग से डिटेल में कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। और S3 को इतना खास है नहीं, मेन होता है H1 H2। तो अभी इस वाले ऑटोक्वाइड वाले यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, H1 ब्लॉकर, ठीक है। उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। H1 ब्लॉकर्स, ठीक है, या फिर कहें H1 एंटागोनिस्ट, ठीक। ये क्या करेगा, जो तुम्हारे H1 रिसेप्टर हैं उन H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा और हिस्टामिन को बाइंड करने से रोक देगा। जब ऐसा करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो भी हिस्टामिन का एक्शन है वो नलीफाई हो जाएगा, ठीक। अब जो H1 ब्लॉकर हैं ये कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक, तो उनको हमें पढ़ना है, ठीक। बेसिक जो H1 है ये दो टाइप में है। H1 एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर दो टाइप्स में, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, एक होते हैं तुम्हारे सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर, ठीक है। अब रटने की कोई बात नहीं है इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसी से सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो H1 ब्लॉकर है फर्स्ट जनरेशन, ये क्या होता है, पहला पॉइंट लिपिड सॉल्यूबल, ठीक है। तो अगर ये लिपिड सॉल्यूबल है तो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा और CNS में पहुंच जाएगा। CNS माने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना। ये होते हैं तुम्हारे लिपिड सेकंड जनरेशन इनसॉल्यूबल। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये कहाँ पे रहेगा, पेरिफेरीज में रहेगा, ठीक। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये समझो कि अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो उसको मिलेगा ब्रेन में क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस के जब H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। नॉर्मली क्या हो रहा था, जो ब्रेन हाइपोथैलेमस का H1 रिसेप्टर है वहाँ पे जब हिस्टामिन आके बाइंड कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, वेकफुलनेस क्रिएट कर रहा था, ठीक। इतनी बात पता है तुमको। अब ये जैसे ही मैंने H1 ब्लॉक कर दिया, उसने क्या किया, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया और हाइपोथैलेमस का H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। जैसे इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, उसकी वजह से हिस्टामिन बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या इफेक्ट हमको देखने मिलेगा, सिडेशन, ठीक है। यहाँ पे सिडेशन काफ़ी हाई अमाउंट में होता है, ठीक। और यहाँ पे जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करेगा तो अंदर जाएगा नहीं तो यहाँ पे सिडेशन कैसा हो जाएगा, लेस सिडेटिंग, ठीक। अच्छा, अब सिडेशन है तो ये कहाँ पे मना होगा, यानी कि नींद आ जाती है इस दवा को खाने से, तो ड्राइवर को नहीं दे सकते ये, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ड्राइवर्स। अब कोई गाड़ी चला रहा है उसको दवा देंगे तो एक्सीडेंट करा देगा, है ना। पायलट को नहीं दे सकते, जहाज क्रैश करा देगा। और कहाँ, ओल्ड एज में नहीं दे सकते हैं। और तो अब इनमें ये नहीं दे सकते तो इनमें क्या देंगे, फिर इनमें ये देंगे। अच्छा, और देखो एक और पॉइंट, ये जो होते हैं इनकी पोटेंसी उतनी अच्छी नहीं होती, ये क्या होते हैं, लेस पोटेंट होते हैं, ठीक, यानी उतना अच्छे से ये इफेक्ट को शो नहीं कर पाएंगे। और ये क्या होते हैं, ठीक है, ये होते हैं हाईली पोटेंट, है ना, यानी कम ही डोज में अच्छा खासा इफेक्ट शो करेंगे। और क्या, ये क्या है इनमें, और क्या होता है इसमें, होता है जैसे तुम्हारा एंटी मस्करेनिक इफेक्ट, किसमें, H1 एंटी मस्करेनिक
इफेक्ट, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है एंटी मस्करैनिक इफेक्ट इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे कुछ बेसिक डिफ्रेंसिएशन दोनों के बीच। मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीडेशन। अब हम देखेंगे ड्रग वाइज क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या उनके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक। ये था बेसिक डिफ्रेंसिएशन। अब एक एक ड्रग को पकड़ेंगे, पहले फर्स्ट जनरेशन फिर सेकंड जनरेशन, ठीक। ठीक, तो पहला हमने पढ़ा क्या, फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर, ठीक है। इसमें अब हम ड्रग वाइज समझेंगे क्या क्या। देखो पहले हम ये ड्रग लेते हैं जैसे प्रोमेथाजीन, ठीक है, प्रोमेथाजीन। और क्या ले सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन और डाइमेनहाइड्रीनेट, ठीक। अब इन तीनों पे क्या होता है, इन तीनों में वेरी हाई एंटी मस्करैनिक इफेक्ट होता है, एंटी मस्करैनिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर तुमने CNS ढंग से पढ़ा है, उसमें पार्किंसन ढंग से पढ़ा है, तो तुमने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी कि पार्किंसन दो हार्मोन का बैलेंस होता है, एक होता है डोपामिन और एक होता है तुम्हारा एसिटाइल कोलिन। अगर डोपामिन घट जाए और एसिटाइल कोलिन बढ़ जाए तो ये इस कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा, पार्किंसन। अब यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, एंटी मस्करैनिक इफेक्ट। तो हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, पार्किंसन के सिम्टम्स में, ठीक है। डायरेक्ट पार्किंसन में नहीं, पार्किंसन के सिम्टम में क्या है, एंटी मस्करैनिक, यानी कि एसिटाइल कोलिन जो बढ़ा हुआ है इसके इफेक्ट को नलीफाई या कम कर देगा, ठीक। तो ये कैसे करेगा, ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं पहले लिख देते हैं, यूज इन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, पिरामिडल सिम्टम्स, ठीक है। और कौन सा एक्यूट पार्किंसोनिज्म, ठीक है। इस कंडीशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किसकी वजह से, इनके एंटी मस्करैनिक इफेक्ट की वजह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकता है कि ये ना क्या करते हैं, इसको हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं हम मोशन सिकनेस, ठीक। मोशन सिकनेस में कैसे कि इसका इफेक्ट होता है सीडेटिंग इफेक्ट होगा तो पर्सन को काम कर देगा। तो जो भी मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे गाड़ी में जाते हैं तो किसी को चक्कर आता है, उल्टी आती है, उस दिक्कत को कहते हैं मोशन सिकनेस। तो ये क्या करेगा, पेशेंट को, पर्सन को एकदम काम कर देता है, जिसकी वजह से ये नॉसिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग नहीं आती। तो और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनको, मोशन सिकनेस में। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक दिक्कत होती है मीनियर्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा इनर ईयर होता है, इनर ईयर तुम्हारा एक तो बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहाँ प्ले रोल करता है, हियरिंग में। तो बैलेंस में इसमें कुछ डिफेक्ट आने लगता है ना। तुमने पढ़ा होगा वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए मेंटेन करता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनर ईयर में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देंगे। जब ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे तो वहाँ पे वैस्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आएंगे, इनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी इनर ईयर को। जब इनर ईयर को ब्लड सप्लाई ज़्यादा अच्छे से मिलेगी तो फंक्शन भी अच्छे से करेंगे ना, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो मीनियर्स डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और ये तो कुछ इसके यूज़ हो गए, ठीक।
और क्या इसके जैसे कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे प्रोमिथाजीन है ना, ये साथ साथ में अल्फा 1 ब्लॉकर भी होता है, ठीक है। तो अगर ये अल्फा 1 ब्लॉकर है तो ये क्या कराएगा, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं हमारी उस पर अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएगी। देखो क्या होता है, अल्फा जो होते हैं तुम्हारे किस टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जी क्यू की एस, जी क्यू टाइप के। तो जी क्यू टाइप क्या कराएगा, कैल्शियम बढ़ाएगा, कैल्शियम वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अल्फा को ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा, और जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो वेसल्स क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो जब एक बार वेसल डायलेट हो गई तो उससे क्या होगा कि सारा ब्लड कहाँ, वेसल्स में इकट्ठा हो जाएगा और जा नहीं पाएगा हार्ट में। तो इसकी वजह से क्या, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपोटेंशन की, ठीक। तो प्रोमिथाजीन का एक ये साइड इफेक्ट है। और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, और इसको एक दो जगह यूज कर सकते हैं इसको, जैसे एज अ एंटीमेटिक यूज कर सकते हैं, ठीक, एंटीमेटिक, ठीक। एंटीमेटिक किस केस में, कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी मतलब देखो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट के कैंसर है उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं तो लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी की वजह से उसके अंदर उल्टी के, उबकाई के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो हम देखो यहाँ पे इसको किस बीमारी में दे रहे थे, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में भी क्या आता है, उल्टी और उबकाई, तो उसको कम कर रहा है कौन, प्रोमेथाजीन। तो यहाँ पे भी कीमोथेरेपी में भी क्या आ रही है, उल्टी और उबकाई, तो उसको कम करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, प्रोमेथाजीन। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, और एंटीइमेटिक। ऐसी दवाएं जो उल्टी को और नौसिया को कम करें, वो नौसिया एंड वॉमिटिंग की, ऐसी दवा को क्या कहते हैं, एंटीइमेटिक। तो प्रोमेथाजीन देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। एक तो हाई एंटी मस्करेनिक इफेक्ट, इसके लिए कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, मोशन सिकनेस में यूज़ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट कहाँ यूज़ कर रहे हैं, मीनियस डिजीज़ में, इनर ईयर में क्या ब्लड सप्लाई बढ़ा दे रहा है। फिर क्या है, एंटीमेटिक की तरह यूज़ कर रहे हैं, चौथा पॉइंट। और पांचवा साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन करा रहा है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का अल्फा ब्लॉकर, ठीक। ये चीज़ हो गई। फिर इतना तुम्हें प्रोमेथाजीन में पढ़ना, ये यूजेस हैं मेन। फिर जैसे ये है ना तुम्हारा डाइफेनहाइड्रामीन, और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एनेस्थेटिक, ठीक, एनेस्थेटिक की तरह, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम्हारे मेन तीन वो हैं, क्या कहते हैं, ड्रग। इसके बाद जो ड्रग हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उसका एक एक यूज़ पढ़ लो तो तुम्हें क्या है, क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक। तो ये हो गया है, एंटी एनेस्थेटिक हो गया, और इसमें कुछ तो है नहीं। यहाँ एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको, एनाल्जेसिक, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद जितने ड्रग हैं वो सारे हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन सब में पढ़ना बस। इसके बाद इससे ये इतना तुम पढ़ लोगे तो इससे तुम इसका यूज इफेक्ट सब लिख दोगे, ठीक। ठीक है, तो अगला क्या हो गया, देखो इतना तीन बता दिया था, प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेन हाइड्रेनेट, ठीक। इसके बाद जो अगला होता है तुम्हारा वो होता है डॉक्सिलामीन, डॉक्साइलामीन, ठीक है। ये किस में यूज़ करते हैं, ये तुम्हारा यूज़ करते हैं मॉर्निंग सिकनेस में, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस यानी क्या होता है, जैसे कोई क्या है ना, ये नॉर्मली जैसे लोग उठते हैं 6-7 बजे, इसमें क्या होता है, इंसान 3-4 बजे उठ के बैठ जाता है। उठ के बैठेगा वो अलग, सर दर्द होगा अलग, सर दर्द और आंख भारीपन। तो उस केस में हम क्या डॉक्सिलामीन देंगे, तो उसको अगेन, डॉक्सिलामीन क्या है, एक बहुत अच्छा सिडेटर है, तो उसको वापस से नींद ले आएगा, ठीक है। तो हाँ, और मॉर्निंग सिकनेस का ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक, डॉक्सिलामीन। फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, एक होता है साइक्लेजीन और मैक्साइक्लेजीन। इसको यूज़ करते हैं किस कंडीशन में, मोशन
सिकनेस, मोशन सिकनेस समझाया भी क्या होता है, ठीक। और ये हो गया। फिर एक होता है तुम्हारा हाइड्रोक्सीजीन, हाइड्रोक्सीजीन, ठीक। हाइड्रोक्सीजीन जो है ये क्या होता है, ये यूज़ होता है एज अ एंटीइमेटिक, एंटीइमेटिक, एंटीइमेटिक अभी बताया था, जो क्या करे, नौसिया वॉमिटिंग को कम करे। एंटीइमेटिक देखो इसका ना मैं एकदम डीप मैकेनिज्म जान के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये ड्रग ऐसे ही एक एक लाइन तुम पढ़ लो, तुम इतना समझ लोगे ना तो तुम यूज़ आसानी से लिख दोगे। जैसे मैं इतना बताया, तुम यूज़ में क्या क्या लिख सकते हो, एंड मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं तो उसका पूरा डिटेल में लिख देना, मोशन सिकनेस में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद और क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि भाई मीनियर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं H1 ब्लॉकर्स को, ठीक। और कहाँ लिख सकते हो, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में यूज़ कर सकते हैं, वो लिख सकते हो। और क्या ये लिख सकते हो कि एंटीमेटिक की तरह यूज़ कर रहे हैं। और क्या लिख सकते हो, अभी लिख रहा हूँ एंटीप्रूराइटिक, एंटीप्रूराइटिक मतलब ये कि जैसे कुछ कुछ एलर्जी में, एलर्जिक रिएक्शन में रैशेस होने लगते हैं, है ना, फ्लूइड भरे हुए रैशेस आने लगते हैं। तो अब इसको हमें कम करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये देते हैं एंटीप्रूराइटिक। हमें पता है कि जैसे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ क्या निकलता है, हिस्टामिन। तो अगर हम हिस्टामिन को ब्लॉक कर दें तो ये रैशेस बनना भी बंद हो जाएंगे, है ना। तो जो दवा इन रैशेस के बनने को रोक दे, कम कर दे, ऐसी दवा को क्या कहेंगे, एंटीप्रूराइटिक। तो हाइड्रोक्सीजीन को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंटीइमेटिक की तरह, एंटीप्रूराइटिक की तरह, ठीक है। एंटीप्रूराइटिक किस केस में, एलर्जी की कंडीशन है, ठीक। अच्छा, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी कर सकते हैं, एंजियोलिटिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और एग्जांपल देखो, 3 उधर हो गए, 3 इधर हो गए, और देख लो साइप्रोहेप्टाडीन, साइप्रोहेप्टाडीन। देखो बेसिकली इसको तो हम ना एंटी सीरोटोनिन में पढ़ते हैं, लेकिन इसका दो काम है। एक तो ये H1 ब्लॉकर है, प्लस ये तुम्हारा एक और है 5-HT2 ब्लॉकर, ठीक है। दो काम है इसके। तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं इसको, यहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक। साइप्रोहेप्टाडीन, ठीक है, साइप्रोहेप्टाडीन, ठीक है, ये हो गया। और ड्रग देखो, क्लोरफेनामीन, ठीक। जो क्लोरफेनामीन है ये क्या करता है, ये है तुम्हारा लीस्ट सीडेटिंग, ठीक। और देख लें कोई बचा तो नहीं। हाइड्रोक्सीजीन हो गया है, डॉक्सीपेन हो गया है, साइप्रोहेप्टाडीन है, साइक्लोजीन हो गया। हाँ, तो ये कुछ ड्रग्स बताएं, तो अब तुम इसी के हिसाब से बता सकते हो कि भाई क्या क्या इसके यूज़ हो सकते हैं, ठीक। अब तुम बुक में यूज़ पढ़ना, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये ड्रग्स हैं, ड्रग में तुमको कुछ भले याद रहे ना रहे, 2-3 याद रखना। एक तो शुरू के 3 ड्रग जो मैंने बताया वो याद रहने चाहिए, एक तुम्हारा ये हाइड्रोक्सीजीन अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गए तुम्हारे सारे फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। इसके बाद आता है सेकंड जनरेशन, ठीक है। देखो सेकंड जनरेशन के बारे में क्या बताते हैं, लिपिड इंसॉल्यूबल है तो लेस सीडेटिंग है, ठीक है ना। तो इसमें की दवा तुम बहुत यूज़ करते हो, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं हम, सेकंड जनरेशन ड्रग्स, H1 ब्लॉकर, ठीक। इसमें की ड्रग तुम बहुत यूज़ पढ़ते हो। जैसे इसमें एक होता है तुम्हारा सिट्राजीन, स्पेलिंग देख लेना, सिट्राजीन, है ना। सिट्राजीन बहुत यूज़ करते हो एलर्जी और दुनिया भर की कंडीशन में। सिट्राजीन जो है ये बनता है तुम्हारा हाइड्रोक्सीजीन से, ठीक है। इसका एक मेटाबोलाइट है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये सीडेटिंग था ना हाइड्रोक्सीजीन, तो ये भी क्या होगा कुछ हद तक सीडेटिंग। तो ये वैसे फर्स्ट जनरेशन से तो लेस सीडेटिंग है, लेकिन सेकंड जनरेशन में सबसे ज़्यादा सीडेटिंग कोई ड्रग है तो वो है सिट्राजीन। चीज़ समझ में आई, फर्स्ट जनरेशन से कम होगा सीडेटिंग, लेकिन सेकंड जनरेशन में सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट सीडेटिंग
सेकेंड जनरेशन ड्रग, सेकेंड जनरेशन ड्रग, ठीक है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? एलर्जिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जिक और क्या क्या हो सकता है इसका, एलर्जिक राइनाइटिस है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस है, प्रूराइटिस है, ये सारी कंडीशन जितने भी रैशेस की कंडीशन है वहाँ पे तुम सिट्राजीन यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये वैसे तो लेस पोटेंट होती, इतनी पोटेंट नहीं है, लेकिन इसको अगर मोर पोटेंट बनाना है, मोर पोटेंट, तो हम क्या करते हैं, इस सिट्राजीन को कन्वर्ट करते हैं लीवोसिट्राजीन में, लीवोसिट्राजीन। ये इसका काम वही है लेकिन पोटेंसी अच्छी है, यानी कम डोज में अच्छा खासा काम कर देगी, ठीक। लीवो डेक्स्ट्रो ये तो पता ही होगा, है ना। लाइट को लेफ़्ट साइड रोटेट करेगी, पोलैरिमीटर में डाल के हम डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन चेक करते हैं, तो उस कंडीशन में यही हो गया, ठीक। सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन, ठीक। और तुम्हारा इसके बाद 2-3 ड्रग और हैं, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं देख रहा हूँ कोई इसमें बच ना जाए कोई चीज़, मेन जो है, ठीक। फिर 1-2 ड्रग हैं, एक होता है तुम्हारा एस्टीमाजोल, ठीक है। एस्टीमाजोल, एस्टीमाजोल। एक होता है तुम्हारा टर्फेनाडीन, टर्फेनाडीन। देखो ये क्या कराता है, इसका साइड इफेक्ट है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, प्रोलॉन्गेशन, ठीक। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का मतलब देखो, तुम अगर इसको मैं सीवीएस में डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। जैसे तुम्हारा जो वो होता है ना ईसीजी, तो उसमें क्या होता है, पी वेव होती है ना, तो सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे पी वेव होती है, फिर क्यूआरएस वेव होती है, फिर एस वेव होती है, ठीक ना। पी, क्यूआरएस और ये टी वेव, है ना। तो ये क्या करवाता है, अगर हम एस्टीमाजोल टर्फेनाडीन देंगे तो ये जो देख रहे हो क्यू से टी के बीच का डिस्टेंस, ये क्यू है ये टी है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देता है, यानी हार्ट में कुछ दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी वो मैं सीवीएस में डिटेल में बताऊंगा, यहाँ से याद रखना। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो एक एरिथमिया होता है जिसको कहते हैं टोर्साडेस डी पॉइंटेस, टोर्साडेस डी पॉइंट्स, ठीक है। इसको डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। तो इसलिए हार्ट के लिए डेंजरस है, तो ये दोनों ड्रग बैंड है, नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टर्फेनाडीन है, इससे हमने कन्वर्ट करके बनाया एक दवा जिसको कहते हैं फेक्सोफेनाडीन, ठीक है। ये इससे पोटेंट है और इसको काफ़ी हद तक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका मेटाबोलाइट है किसका, टर्फेनाडीन का, ठीक। अच्छा और कुछ इसमें, हाँ बस ठीक है ना, लीस्ट सीडेटिंग हो यही हो गया। हाँ और 2 ड्रग और हैं इसमें, उस बस इतनी तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। एक होती है लोराटिडीन, ठीक, और इसी का एक मेटाबोलाइट बनाते हैं, वो होता है डेसलोराटिडीन, ठीक। लोराटिडीन, तो ये क्या होगा, डेसलोराटिडीन है, ये मोर पोटेंट होता है, मोर पोटेंट, लेस सीडेटिंग, सीडेटिंग, ठीक। और देखो यूज़ इसमें मैं जान के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूज़ वही है सबके, कि भाई मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हो, एलर्जी में, है ना, प्रूराइटिस में यूज़ कर सकते हो, राइनाइटिस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए यूज़ सबके लगभग वही सेम है, लेकिन थोड़े 2-3 चीज़ें खास होती हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लोराटिडीन हो गया, डेसलोराटिडीन हो गया, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। हाँ 1-2 चीज़ है कि जो लोराटिडीन है इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि पहले से दवा दें ताकि कोई दिक्कत है वो हो ना आगे, प्रिवेंट करने के लिए, है ना। ये प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देते हैं इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, H1 को इनिबिट करेगा जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो नहीं पाएगा, ब्रोंको डायलेशन रहेगा और एस्थमा जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, है ना। H1 में बताया था मैंने, क्या बताया था H1 में कि H1 रिसेप्टर जो ब्रोंकस पे होता है क्या कराता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब मैं उस H1 रिसेप्टर को लोराटिडीन से ब्लॉक कर दे रहा हूँ तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा नहीं,
तो उसकी वजह से एस्थमा भी होगा नहीं। ठीक, ये हो गया डेस्लोराटिडीन हो गया। ठीक है, इतने हो गए। एक और होता है रूपाटाडीन। रूपाटाडीन, ठीक है, रूपाटाडीन जो है लगभग यही सेम काम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये क्या होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसको इनिबिट करता है। अब याद करो, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा हो तो वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि एराकिडोनिक एसिड से दो चीज, देखो फोस्फोलाइपेस फोस्फोलिपिड होता है, फोस्फोलिपिड पे फोस्फोलाइपेस A2 काम करता है, उससे दो चीज़ बनती है, एराकिडोनिक एसिड एक प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो रूपाटाडीन क्या करता है, उसको इनिबिट करता है, यानी कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकेगा, प्लेटलेट के एक्टिवेशन को रोकेगा, है ना। तो उस यानी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ठीक, तो इतने हो गए तुम्हारे सेकेंड जनरेशन ब्लॉकर्स। ठीक, और बस इतना है तुम्हारा सेकेंड जनरेशन में। और अगर ये थोड़ा सा एक्चुअली क्या ना, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि सारा रटने का है, और ये लगना भी लाजमी है, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते। उसमें मेन कंसेप्ट जो था वो रिसेप्टर वाला था, लेकिन हाँ ये ड्रग है, इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या है वो तुम याद रखना है ना, सिट्राजीन, लीवोसिट्राजीन, ये तुम यूज़ भी करते हो। ठीक है, फेक्सोफेनाडीन है, लोराटिडीन है, ये याद रखना। और पहले वाले में शुरू के 3 और हाइड्रोक्सीजीन, ये खासकर याद रखना तुम। ठीक, अच्छा, और ये हो गए तुम्हारे सारे डिटेल में H1 ब्लॉकर्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और जो भी प्रॉब्लम लगती है उसको कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा क्या क्या गलतियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करेंगे और उतनी ही कोशिश करेंगे आगे ढंग से पढ़ाने की। थैंक यू वेरी मच।